हेलो। इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से क्लास 11th के लिए ये मेरा पहला वीडियो है। और अभी जो हमारे देश में लॉकडाउन की जो स्थिति बनी हुई है, इस वजह से आप लोगों का जो पढ़ाई है वो डिस्टर्ब चल रहा है। हमारे जो अभी 10th से 11th जो बच्चे जा रहे हैं, इन बहुत लोगों का एग्ज़ाम हो चुका है, बहुत लोगों का कुछ पेपर बाकी है। और तो उनका जो पढ़ाई है, अभी कहीं भी कोई स्कूल, कोचिंग संस्थान, स्कूल, कॉलेज कुछ भी नहीं चल रहा है, इस वजह से वो पढ़ाई नहीं कर पा रहे हैं। तो अभी यूट्यूब के माध्यम से मैं आपको स्टडी यहाँ पे मटेरियल प्रोवाइड कर रहा हूँ। और अभी जो टॉपिक है, चूँकि आपने अगर बुक देखा होगा, ज़्यादातर बच्चे आपने बुक का अरेंजमेंट कर लिया होगा। और इस जब बुक आप देख रहे होंगे तो आपको पता चल रहा होगा कि उसमें कौन कौन सा टॉपिक पढ़ना है आपको। आप देख रहे होंगे इसमें सेट थ्योरी, रिलेशन, फंक्शन, अलजेब्रा, ट्रिगोमेट्री, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में 3D ज्योमेट्री पढ़ना है। और उसके बाद कैलकुलस है, एक नया टॉपिक। जैसे 10th में आपको ट्रिगोमेट्री से जान पहचान कराया गया था, इस पर आप कैलकुलस पढ़ेंगे। क्लास 11th में एक नया चैप्टर है, बहुत ही इंटरेस्टिंग है। और इसके बाद कुछ उसमें आपका स्टैटिक्स है और प्रोबेबिलिटी भी है। ये सब टॉपिक आपको जानना है, पढ़ना है 11th में। मैं आपको बता दूं कि अभी ज़्यादातर कोचिंग में, ज़्यादातर ऑनलाइन से आपको ना अभी जो पढ़ाया जा रहा है वो ट्रिग्नोमेट्री का पढ़ाई करवाया जा रहा है। कारण ये है कि ये बच्चे अभी नया 11th में जाते हैं, 10th से प्रमोट होके पास होके, तो उनको ट्रिगो थोड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक लगता है। पर मेरा मानना है, पिछले 11 सालों से मैं पढ़ा रहा हूँ, और मेरा मानना है कि ट्रिगो या कोई भी टॉपिक पढ़ने से पहले बच्चों को सेट थ्योरी का थोड़ा आइडिया होना चाहिए। तो इसलिए मैं आपके लिए ये सेट थ्योरी टॉपिक शुरू कर रहा हूँ। और आप इसको जब मेरा वीडियो देख रहे होंगे तो आप बस वीडियो देखें ना, सुने ना, बल्कि एक कॉपी और पेन लेके आप बैठ जाएं। और तब आप मेरे जो भी मैं इस पर बताऊंगा आपको, उसे आप कॉपी पे नोट करें, नोट्स बना लें और अपने नोट से बाद में पढ़ें, तो आपको ये सुविधा होगा, आप समझ जाएंगे, सीख जाएंगे। तो बच्चों, मैं आपको लेकर चलता हूँ इस टॉपिक पे। चैप्टर आपका किताब के बुक का फर्स्ट चैप्टर है सेट थ्योरी। आप इसको समझ लें ठीक से। तो अभी इसको हम लोग स्टार्ट करते हैं। आप देख रहे होंगे बोर्ड पे अभी हेडिंग दिया हुआ पहले से ही, और नाम है बोर्ड पे। आप देखें बोर्ड पे, बोर्ड आपको दिखाई दे रहा होगा। हाँ, चूंकि आप ये फर्स्ट क्लास कर रहे हैं 11th का, और आपको थोड़ा अभी बता दूं कि चूंकि लॉकडाउन में अरेंजमेंट ना होने की वजह से लॉकडाउन हो गया, और ये इसका हम लोग को अंदाजा नहीं था, और इस वजह से वीडियो जो है आपका, थोड़ा वीडियो का क्वालिटी या साउंड क्वालिटी थोड़ा बहुत जरूर आपको अनकंफर्टेबल फील कराएगा। बट चूंकि आप कंटेंट पे भी ध्यान देंगे, अभी रिसोर्सेज हम लोगों के पास अभी यही है, लॉकडाउन के पहले कुछ और नहीं किया जा सकता। तो आप देख रहे हैं फर्स्ट टॉपिक है, फर्स्ट चैप्टर आपका है सेट थ्योरी। आपको बोर्ड दिखाई दे रहा है, और इस बारे में हम लोग बात करेंगे कि सेट थ्योरी का डेफिनेशन क्या होता है। तो पहले आप लोग लिखें, आप लोग मेरे साथ चलेंगे तो कॉपी निकाल लें, और कॉपी पे लिखेंगे, मैं बोल रहा हूँ, आप लिखेंगे। लिखें आप, अ वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड अ सेट। सेट का लिखें क्या, अ वेल डिफाइंड, बोर्ड पे ज्यादा विजुअल नहीं होगा तो आप मेरी आवाज सुन के लिखेंगे, अ वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स इज कॉल्ड अ सेट। मतलब क्या कि एक वेल डिफाइंड कलेक्शन, ऑब्जेक्ट का वेल डिफाइंड कलेक्शन को क्या कहते हैं हम लोग, सेट कहते हैं। अब बात ये आता है, ये फर्स्ट है आपके बुक का, 11th के बुक का, मैथ के बुक का फर्स्ट चैप्टर का फर्स्ट टॉपिक क्या है, सेट थ्योरी। और सेट थ्योरी में जो फर्स्ट पॉइंट जानना है वो क्या जानना है, डेफिनेशन। सेट का डेफिनेशन क्या है? तो सेट का डेफिनेशन क्या है कि अ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स, अ वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स इज कॉल्ड अ सेट। अब बात आ रहा है कि सेट तो कहते हैं उसे जो कि वेल डिफाइंड कलेक्शन हो, सिर्फ कलेक्शन नहीं हो, वेल डिफाइंड कलेक्शन हो। अब यहाँ पे ये पॉइंट उठता है कि वेल डिफाइंड किसे कहते हैं, वेल डिफाइंड कलेक्शन क्या होता है। जैसे बता दूं आपको, सेट वर्ड से आप वाकिफ होंगे पहले से ही, लाइक कप सेट आपने सुना होगा, कप सेट, टी सेट, कुछ ऐसा सेट। तो ये सेट ही है। और यहाँ मैथमेटिक्स में जो बात करेंगे
इसमें क्या होगा कि कलेक्शन वेल डिफाइंड किस प्रकार से हम लोग इसको समझेंगे कि सपोज कीजिए कि आपको एक बोला जा रहा है कि आप एक सेट बनाइए, और सेट किस चीज से बनाइए, तो आपके क्लास में जितने बच्चे पढ़ते हैं उसमें से इंटेलिजेंट बच्चों को अलग कर दीजिए। द कलेक्शन ऑफ ऑल इंटेलिजेंट स्टूडेंट्स ऑफ योर क्लास। क्या आप कर पाएंगे? क्योंकि कई सालों से पढ़ा रहा हूँ, ज्यादातर बच्चे बोलते हैं हाँ फला 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 जो लड़का है वो इंटेलिजेंट है, तो आपको लगता है वो कलेक्शन है। एक्चुअली वो वेल डिफाइंड कलेक्शन नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि इंटेलिजेंसी का कोई स्केल नहीं है, इंटेलिजेंसी को मापने का कोई स्केल नहीं है, कोई मेजरमेंट करने का कोई स्केल नहीं है, कोई पैमाना नहीं है इसको नापने का। तो इंटेलिजेंसी एक वेल डिफाइंड कलेक्शन नहीं होगा। क्योंकि आपसे जो बच्चा पढ़ने में अच्छा है, आपको जो लगता है ऐसा, तो वो आपसे बेहतर हो सकता है, लेकिन किसी दूसरे के तुलना में वो उतना बेहतर नहीं है। तो इसको हम लोग वेल डिफाइंड नहीं कहते हैं। जब तक हो सकता है कि आप जिसको इंटेलिजेंट समझ रहे हो, कोई दूसरा बच्चा उसको उस टाइप का, उस लेवल का नहीं समझ रहा हो। तो ये जब अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग मुद्दा हो जाए, अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग डेफिनेशन हो जाए इंटेलिजेंसी का, तो इस तरह के डेफिनेशन को हम लोग वेल डिफाइंड में नहीं लाते हैं। अभी और एग्जांपल देके समझाते हैं आपको। द कलेक्शंस ऑफ ऑल टॉल बॉयज ऑफ योर स्कूल। तो टॉल बॉयज में कौन है टॉल बॉयज? एक्चुअली जो आपको दिखता हुआ है वो तो लड़का काफी लंबा दिख रहा है, इसलिए आप टॉल में गिनते हैं, पर टॉल का क्या स्केल क्या है ये नहीं पता। तो जब तक कोई मेजरमेंट स्केल ना दिया गया हो, हम उसे वेल डिफाइंड नहीं कर सकते। जैसे कि किसे कहते हैं लंबा? जो बच्चे हाइट में ज्यादा है किसे कहते हैं? 5 फीट 6 इंच से ऊपर वाले को कहते हैं, या 6 फीट से ऊपर वाले को कहते हैं। यानी कि एग्जैक्टली स्केल नहीं दिया गया है, बट इसको वेल डिफाइंड कैसे बनाया जा सकता है अगर इसी में आपको ऐसे चेंज किया जाए। फर्स्ट एग्जांपल के जगह पे जो बोला गया था आपको, द कलेक्शन ऑफ ऑल इंटेलिजेंट स्टूडेंट बोला गया था, उसके जगह पे यदि बोला जाए द कलेक्शन ऑफ ऑल स्टूडेंट्स ऑफ योर क्लास हुज मार्क्स इन मैथमेटिक्स is more than 85%. The collections of all those students of your class whose marks in mathematics is more than 85%. तो अब चाहे कोई किसी से ईर्ष्या करता हो, कोई किसी से प्यार करता हो, लेकिन आपस में मान लीजिए कि आपका एक फ्रेंड है, आपको उससे ईर्ष्या है या आपको उससे प्यार है कि नहीं ये मेरा बहुत अच्छा फ्रेंड है, तो भी अगर 85% से ज़्यादा मार्क्स जो लाया है, आप जब सेट बनाएंगे, आपको जब एक पेपर पे नाम लिखने को कहा जाएगा कि सारे वो बच्चों का नाम लिख के लाओ जिनका मार्क्स तुम्हारे स्कूल में 85% से ज़्यादा आया हो। सब कुछ 10th में वो बच्चा एग्जाम दिया, उसका मार्क्स 85% से जिसका ज़्यादा आया है, उन बच्चों का सेट बना के लाओ। तो आप जब जाएंगे तो उनका सेट बना के ला सकते हैं कि हाँ इसमें फला 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 स्टूडेंट जो है जिनका मार्क्स 85% से ज़्यादा है, आप पता करके एक सेट बनाएंगे। अगर आप अपने मित्र से प्यार करते हैं तो उनका आप लिख के लाएंगे, लेकिन अगर कोई दूसरा बच्चा आपके मित्र से नफरत करता है तो वो भी, अगर उसको भी एक टास्क दिया जाए तो वो भी सेम डेटा बना के लाएगा। आप समझ रहे होंगे अब कि इसका मतलब वेल डिफाइंड का मतलब ये होता है कि जो सबके लिए कॉमन डेफिनेशन हो। इंटेलिजेंट एक कॉमन डेफिनेशन नहीं है। आगे बढ़ते हैं। सेकेंड एग्जांपल जो लिया गया आपके लिए कि द कलेक्शंस ऑफ ऑल टॉल बॉयज ऑफ योर क्लास या ऑफ योर स्कूल। तो टॉल बॉयज, अगर इसकी जगह पे ये बोल दिया जाए वेल डिफाइंड बनाने के लिए, द कलेक्शन ऑफ ऑल द बॉयज ऑफ योर स्कूल हुज हाइट इज मोर देन 5 फीट 8 इंच। तो चाहे जो कोई भी हो, अब जब 5 फीट 8 इंच से ऊपर के बच्चों को लेना है तो वो उसको अब कलेक्ट करके एक जगह ला सकता है या पेपर पे उसका नाम लिखा जा सकता है और ये सेट बनाया जा सकता है। कुछ एग्जांपल और ले सकते हैं, जैसे कि द कलेक्शंस ऑफ ऑल गुड क्रिकेटर, गुड इंटरनेशनल क्रिकेटर ऑफ वनडे मैच। तो कुछ लोग सचिन, कुछ लोग धोनी, कुछ लोग विराट कोहली, कुछ लोग जो फॉरनर जो हैं उनका नाम ले सकते हैं, जैसे कि ब्रेटली, जैसे कि मलिंगा, इन सबों का नाम लिया जा सकता है। लेकिन जैसे कि ये सब जो भी नाम है जो विदेश से जो खेलते हैं क्रिकेट में, उनका नाम लिया जा सकता है। लेकिन
लेकिन ये अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग पहचान। कभी मैं कई ऐसे लोगों को जानता हूँ जो सचिन को पसंद करते हैं तो विराट कोहली को पसंद नहीं करते। कोई ऐसे भी हैं जो विराट कोहली को पसंद करते हैं तो सचिन को पसंद नहीं करते। तो ये कलेक्शन नहीं हुआ, गुड क्रिकेटर कलेक्शन नहीं हुआ। लेकिन अगर इसको वेल डिफाइन करना हो, सबके लिए कॉमन करना हो, चाहे वो उस क्रिकेटर को पसंद करता हो या ना करता हो, वेल डिफाइन करने के लिए डेफिनेशन को ऐसे रखा जाए कि कंडीशन ये होगा कि द कलेक्शन ऑफ ऑल दोज क्रिकेटर्स ऑफ वनडे मैच हुज रन स्कोर इज मोर देन 10,000 या मोर देन 10,000 रन इन वनडे मैच। तो अब अलग अलग लोग से पूछा जाए, अगर उनको इन्फॉर्मेशन होगा तो वो सेम आदमी का नाम लिख के लाएंगे, सेम प्लेयर का नाम लिख के लाएंगे। जहाँ तक मैं जानता हूँ उसमें एक नाम होगा सचिन तेंदुलकर का, एक नाम होगा धोनी का, बाकी लोग भी जो लोग होंगे उनका नाम होगा। जिनका रन 10,000 से ज़्यादा हो गया है उनका नाम होगा और सबके लिए कॉमन होगा। इसे कहते हैं वेल डिफाइंड कलेक्शन। और कुछ एग्जाम्पल दे रहा हूँ जिससे आप समझ जाए किसे नहीं कहते हैं वेल डिफाइंड कलेक्शन। For example, the collections of all handsome heroes in Bollywood। किसी को शाहरुख खान अच्छा लगता है, किसी को सलमान खान, किसी को अक्षय कुमार। तो हैंडसम का भी कोई वेल डेफिनेशन नहीं है। बट अगर ऐसा कर दिया जाए, द कलेक्शंस ऑफ ऑल हीरोज ऑफ बॉलीवुड हुज ईयरली इनकम इज मोर देन 25 करोड़ और 50 करोड़, एक डेटा, एक मेजरमेंट स्केल लगा दिया जाए तो ये एक वेल डिफाइंड कलेक्शन है। द कलेक्शन, अगला एग्जांपल, द कलेक्शंस ऑफ ऑल पुअर पीपल्स ऑफ इंडिया इज नॉट वेल डिफाइंड। हु इज पुअर? वी डोंट नो एग्जैक्टली, बिकॉज कि अभी प्रॉब्लम ये है कि कौन है गरीब, इसका कोई स्केल नहीं है। मेरे पास अगर एक बाइक है तो क्या मैं गरीब हूँ? लेकिन अगर मैं गरीब हूँ तो इसका मतलब मुझे जो जिसके पास कार है क्या वो गरीब है? या जिसके पास बाइक भी नहीं है, कार भी नहीं है, हेलीकॉप्टर भी नहीं है, क्या वो गरीब है? एक्चुअली गरीबी का कोई पैमाना नहीं है, ये तुलनात्मक दृष्टिकोण का होता है और इसलिए कोई स्केल नहीं है। लेकिन अगर इसको ऐसा बोला जाए, द कलेक्शंस ऑफ ऑल दोज पीपल ऑफ इंडिया हु हैड बीपीएल कार्ड। बीपीएल कार्ड का मतलब होता है बिलो पॉवर्टी लाइन कार्ड, जो हमारे गवर्नमेंट के द्वारा गरीबों को प्रोवाइड की जाती है। तो बीपीएल कार्ड जैसे ही बोल दिया गया वर्ड, एक स्केल दे दिया गया, क्योंकि बीपीएल कार्ड बनाने का एक कंडीशन है कि जिनका इनकम एक फिक्स्ड अमाउंट से नीचे हो डेली, वो बीपीएल कार्ड वो रखने के एलिजिबल हैं। तो एक कलेक्शन वहाँ हो गया, वेल डिफाइंड हो गया। जैसे ही बीपीएल कार्ड बोला गया वहाँ पे एक वेल डिफाइंड हो गया, वेल डेफिनेशन हो गया वहाँ पे। तो अभी आप समझ गए कि सेट कौन है और सेट कौन नहीं है। जब तक डेफिनेशन वेल डेफिनेशन ना हो तब तक उसे हम लोग सेट नहीं कहते हैं। तो अभी आप बस मात्र एक लाइन देख रहे हैं, एग्जाम्पल बोर्ड पे एक ही लाइन लिखा हुआ है, और वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स इज कॉल्ड अ सेट। आगे एक लाइन और देखेंगे कि जो इस सेट में जो ऑब्जेक्ट्स होंगे, द ऑब्जेक्ट्स in the sets are called its elements or members or entries और पॉइंट्स। इस जब वेल डिफाइंड कलेक्शन पहचान लेंगे हम लोग, उसके बाद बात आता है कि इस सेट्स में जो ऑब्जेक्ट्स होंगे उसे क्या कहते क्या है हम लोग। तो इस जो ऑब्जेक्ट्स होते हैं सेट का, उसे हम लोग इस सेट का एलिमेंट्स कहते हैं, मेंबर्स कहते हैं, एंट्रीज कहते हैं या फिर पॉइंट्स कहते हैं। अब बात ये आता है कि जो ऑब्जेक्ट्स हैं इसमें कुछ और बातें जानेंगे हम लोग कि अगर कोई, पहले एक और बात कि जो सेट है वेल डिफाइंड हो चुका, उस सेट के अंदर जो ऑब्जेक्ट्स हैं उसे हम लोग एलिमेंट्स, मेंबर्स, एंट्रीज या पॉइंट्स कहते हैं। और जो सबसे जो कॉमन वर्ड जिसे हम लोग बोलचाल में यूज करते हैं वो एलिमेंट्स, यानी कि सेट का जो वेल डिफाइंड सेट का जो ऑब्जेक्ट होगा उस ऑब्जेक्ट को हम लोग जनरली एलिमेंट्स नाम से ही बुलाएंगे। और उसके अलावा भी नाम है जो नीचे लिखा गया है, मेंबर्स, एंट्रीज और पॉइंट्स, बट हम लोग उसको कॉमनली जनरली एलिमेंट से बुलाते हैं। अब आगे हम लोग बढ़ते हैं, दो लाइन हम लोग भी समझें।
और इस के बारे में स्पष्ट रूप से समझ चुके हैं। आगे इस बात को बढ़ाया जाए कि जो अभी आप लोग की जो सेट है उस सेट को हम लोग जनरली इंग्लिश लेटर के कैपिटल लेटर से रिप्रेजेंट करते हैं यूजुअली। तो क्या लिख सकते हैं कि वी डिनोट, और मेरे साथ जब मैं बोल रहा हूं आप मेरे साथ अपने कॉपी पे इसे लिखते जाएंगे, नोट बना लेंगे, तभी पढ़ने में आपको ठीक लगेगा। वी डिनोट द सेट बाय द कैपिटल लेटर्स, बाय द कैपिटल लेटर्स जनरली कॉमा जनरली हम लोग कैपिटल लेटर से, इंग्लिश के कैपिटल लेटर से सेट को रिप्रेजेंट करते हैं, लाइक ए बी सी एक्स वाई जेड ईटीसी, इन सब चीज से हम लोग इसको रिप्रेजेंट करते हैं। ईटीसी ऐसा नहीं कि जेड के बाद कोई और है, ईटीसी मतलब अंदर के नंबर्स को या इसके अलावा कुछ कभी कभी यूज किया जा सकता है। तो हम लोग सेट को इससे करते हैं डिनोट, इंग्लिश लेटर के इंग्लिश अल्फाबेट के कैपिटल लेटर से। आगे एक बात सीखते हैं, अभी सीखिएगा, अगर कोई एलिमेंट दिए गए सेट में है, अगर कोई एलिमेंट दिए गए सेट में है, सपोज कीजिए कि एक स्मॉल लेटर ए, सपोज कीजिए एक स्मॉल लेटर ए एक कैपिटल लेटर सेट ए से बिलोंग करता है। अभी बताया गया आपको कि सेट को कैपिटल इंग्लिश के कैपिटल लेटर से रिप्रेजेंट करते हैं। तो माना कि एक सेट है जिसका नाम ए रख लिया गया और इस सेट के अंदर कोई एलिमेंट है जिसका नाम स्मॉल ए है। तो अगर इफ एलिमेंट ए बिलोंग्स टू द सेट ए, अगर कोई एलिमेंट ए बिलोंग करता है सेट ए से, देन symbolically it is written as a belong to set A। अगर कोई एलिमेंट ए सेट ए से बिलोंग करता है तो उसको हम लोग यूजुअली कैसे लिखते हैं, ए बिलोंग्स टू। देखिए यहाँ पर ध्यान दीजिए, बिलोंग्स टू थोड़ा ठीक से लिख दे रहे हैं ताकि आप समझ जाए इसको, इसे, और ये इसे क्या पढ़ते हैं, बिलोंग्स टू, इसे पढ़ते हैं बिलोंग्स टू। मतलब कैसे कहा जाता है कि आई बिलोंग फ्रॉम आरा, तो उस प्रकार से बिलोंग मतलब कि ये एलिमेंट छोटा वाला ए इस सेट ए का एक एलिमेंट है, तो उसको लिखते हैं ए बिलोंग टू ए। उसी प्रकार से आगे देखें, अगर कोई इफ बी, सिंपल, इफ बी does not belong, अगर b कोई एलिमेंट है, कोई नंबर है, कोई लेटर है, if b does not belong to set A, यदि सेट A में कोई भी लेटर B नहीं है, if letter B does not belong to set A, then we can write it as, we symbolically write it as, we can write it as A बिलोंग का साइन रहेगा और ऐसे कट किया जाएगा, ए डज नॉट बिलोंग टू, सॉरी ए नहीं बी था यहाँ पे, बी डज नॉट बिलोंग टू सेट ए, बी जो है सेट ए से बिलोंग नहीं करता है। तो आप समझ गए सेट क्या कहते हैं, सेट कहते हैं किसे, वेल डिफाइंड जो कलेक्शन होता है ऑब्जेक्ट का उसे सेट कहते हैं, और सेट में जो ऑब्जेक्ट्स होते हैं उसे हम लोग इस सेट का एलिमेंट, मेंबर, एंट्रीज या पॉइंट्स कहते हैं। सेट को हम लोग जनरली कैपिटल लेटर्स ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट से रिप्रेजेंट करते हैं जनरली, और जो एलिमेंट सेट से बिलोंग करता है अगर उसको रिप्रेजेंट करना हो सिंबॉलिकली तो लिखते हैं ए बिलोंग्स टू सेट ए, और अगर कोई एलिमेंट, कोई नंबर, कोई लेटर अगर बी बिलोंग नहीं करता है दिए गए सेट ए से तो लिखा जाता है सिंबॉलिकली बी डज नॉट बिलोंग टू सेट ए, और सिंबॉलिकली ऐसे लिखते हैं बी बिलोंग टू का साइन देके क्रॉस करते हैं ए, मतलब बी सेट ए से बिलोंग नहीं करता है। इतना बात हम लोग ऐसे लिखते हैं। अब एग्जाम्पल तो आप समझ गए होंगे जो कि अभी हम बोल रहे थे, उस एग्जाम्पल को आप चाहें तो जैसा कि वीडियो को रोक के वहां पे जो भी एग्जाम्पल दे रहे थे उसे रोक के आप लिख सकते हैं। और भी कुछ एग्जाम्पल हैं, जैसे कि मान लीजिए कि द सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स, आपने 10 तक पढ़ा होगा नेचुरल नंबर का सेट, तो द सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स ये एक सेट हुआ।
इसमें आप उन सारे नंबर्स को रखेंगे जो नेचुरल नंबर से ही आते हैं, जैसे कि n इज इक्वल टू 1 2 3 4 5, ये गया इंफिनाइट तक। ये क्या हो गया, ये सेट हो गया, ये सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स है। तो आप इसमें जीरो नहीं रख सकते, तो ये वेल डिफाइंड है कि कहां से कहां कौन का नंबर लेना है, ये वेल डिफाइंड है। हालांकि ये इन्फिनाइट तक जा रहा है, इसलिए इसको इन्फिनाइट सेट कहते हैं, और एक होता है फाइनाइट सेट। थोड़ी देर बाद हम लोग सीखेंगे फाइनाइट सेट एंड इनफाइनाइट सेट। फिलहाल आप यहाँ तक सीख चुके हैं, आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट लें या चाहें तो ये वीडियो को पॉज करके रोक के लिख लें। अब इसके बाद हम लोग आगे पढ़ेंगे कि हाउ टू डिस्क्राइब अ सेट। एक सेट को आप अब तक स्क्रीनशॉट ले चुके होंगे या वीडियो पॉज करके लिख चुके होंगे अगर दिख पा रहा है तो, अदरवाइज मेरा आवाज सुन के भी आप लिख चुके होंगे या लिख रहे होंगे। अब हम लोग इसको आगे बढ़ाते हैं। तो अगला पॉइंट क्या है इसमें, अगला बात है इसमें कि हाउ टू डिस्क्राइब अ सेट। सेट को कैसे हम लोग दर्शाते हैं, उस चीज सीखेंगे हम लोग, उस चीज के बारे में सीखेंगे हम लोग। बस कुछ बच्चे अगर आईसीएसई बोर्ड से पढ़ाई किए होंगे 10th के तक, तो उनके 7th 8th के बुक में सेट एक ये सेट जो टॉपिक है पढ़ाया गया है। तो वहां पे सेट के बारे में जो टॉपिक अभी बताने जा रहे हैं हम कि हाउ टू डिस्क्राइब अ सेट, तो जूनियर क्लास में सेट वहां बुक में आपका लिखा होगा कि देयर आर 3 टाइप्स टू डिस्क्राइब अ सेट। तो अब 3 टाइप्स एक्चुअली हम लोग को नहीं पढ़ना है, 2 टाइप्स ही पढ़ना है। 3 टाइप्स क्या क्या लिखा होगा जूनियर क्लास में, पहला डिस्क्रिप्टिव मेथड, सेकंड रोस्टर मेथड और थर्ड सेट बिल्डर मेथड। जो सेकंड है रोस्टर मेथड, इसे हम लोग टैबुलर फॉर्म भी कहते हैं। तो ये 3 मेथड बताया गया बचपन में यानी कि जूनियर क्लास में। और लेकिन जो पहला जो है डिस्क्रिप्टिव मेथड, वो कोई मेथड नहीं है, वो जो भी हम लोग अपने जुबान से बोल रहे हैं उसी को हूबहू सेम टू सेम अगर लिख दिया जाए स्टेटमेंट में, इसको एक मेथड जूनियर क्लास में कहा गया है। तो ये मेथड से हटा दिए, इसको डेफिनेशन से हटाया गया है 11th क्लास में। अभी आप लोग सिर्फ 2 ही मेथड का नाम लेंगे। डिस्क्रिप्टिव मेथड का नाम अब नहीं लेंगे हम लोग, क्योंकि वो जो बोलते हैं वही हम लोग कॉपी पे लिख देते हैं, तो वो कोई मेथड में नहीं अब लिया जाएगा 11th क्लास में। तो सेट थ्योरी अभी शुरू चैप्टर चल रहा है और अभी टॉपिक है हाउ टू, आप लिख सकते हैं हाउ टू डिस्क्राइब अ सेट। तो लिखें आप नीचे, अब लिखें आप मेरे साथ, देयर आर टू मेथड्स टू डिस्क्राइब अ सेट। एक सेट को डिस्क्राइब करने का 2 मेथड है। नंबर 1 रोस्टर फॉर्म और नंबर 2 है सेट बिल्डर फॉर्म। सेट बिल्डर बिल्डर, रोस्टर फॉर्म और सेट बिल्डर फॉर्म। रोस्टर फॉर्म को हम लोग टैबुलर फॉर्म और टैबुलर मेथड भी कहते हैं, टैबुलर फॉर्म। अब ये जो सेट आपका रोस्टर फॉर्म है, इसको हम लोग समटाइम्स रोस्टर मेथड और सेट बिल्डर फॉर्म को सेट बिल्डर मेथड के नाम से भी बुला सकते हैं। तो ये 2 तरीका है सेट को लिखने का। तो हम लोग बारी से दोनों तरीका में सेट को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं ये सीखेंगे। तो अभी आप लोग इसको नोट कर लें। अब इसका डेफिनेशन रोस्टर का और फिर सेट बिल्डर का हम लोग सीखेंगे। तो अभी नंबर 1 पे आते हैं। नंबर 1 पे रोस्टर फॉर्म। इन दिस मेथड, लिखे आप मेरे साथ, मेरी आवाज सुन के। इन दिस मेथड we list मतलब लिखते हैं we list all the elements. In this method we list all the elements in braces. क्या करते हैं कि इस मेथड में हम सारे एलिमेंट को एक ब्रेसेज के अंदर लिखते हैं। ब्रेसेज कर्ली ब्रैकेट को कहा जाता है। तो इन दिस मेथड वी लिस्ट ऑल द एलिमेंट्स इन ब्रेसेज एंड वी सेपरेट देम बाय कॉमा साइन, और हम इसे कॉमा साइन से सेपरेट करते हैं।
वी सेपरेट देम बाय कॉमा साइन। तो इस मेथड में हम सारे एलिमेंट्स को लिस्ट करते हैं और वो एक ब्रेसेस के अंदर में कर्ली ब्रैकेट के अंदर लिखते हैं और इन एलिमेंट्स को सेपरेट करते हैं कॉमा साइन से। एग्जांपल देके समझा रहे हैं आपको। एग्जांपल नंबर 1, द सेट ऑफ all the set of all vowels of English alphabet, the set of all vowels of English alphabet। इसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे हम लोग? लाइक दिस। इसको करेंगे रिप्रेजेंट ऐसे हम लोग कि हम जानते हैं कि ए ई आई ओ यू 5 वर्ड होता है, तो ये सारे एलिमेंट कहे जाएंगे सेट का। अगर यहाँ पे नाम दिया जाए द सेट ऑफ, अगर लिख दे ए इज अ सेट ऑफ, ए इज अ सेट ऑफ ऑल वॉवेल्स ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट। तो अब यहाँ पे ए नाम दे दिया गया इस सेट का, इसमें कुछ वॉवेल्स हैं ए ई आई ओ और यू। तो ए इज अ सेट ऑफ ऑल वॉवेल्स ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट। ये जो मेथड है लिखने का ना, वो इसे हम लोग कहते हैं रोस्टर फॉर्म। इसमें होता क्या है कि सारे एलिमेंट्स को लिस्ट करते हैं, कर्ली ब्रैकेट साइन से घेरते हैं और कॉमा साइन से सेपरेट करते हैं। नंबर 2, मान लीजिए एक नया सेट जिसका नाम बी रख दिया गया। बी इज अ सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स। बी सेट है सारे नेचुरल नंबर्स का, ऑल नेचुरल नंबर्स लेस देन 7, 7 से छोटा। तो कैसे लिखेंगे हम लोग? b इज इक्वल टू 1 2 3 4 5 6 7 को नहीं लिखेंगे क्योंकि कंडीशन था कि 7 से छोटा लिखना है। ये एग्जाम्पल 1 हो गया, एग्जाम्पल 2 हो गया। एग्जाम्पल 3 देखें आप, ऊपर में लिख दिया जाएगा। एग्जाम्पल 3 देखें। एग्जाम्पल 3 जो है इसका, अगर हम ये लिखते हैं कि C इज अ सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स, जैसे कि सेकेंड में था अभी, ऑल नेचुरल नंबर्स लेस देन और इक्वल टू 7। यहाँ पे सिर्फ लेस देन नहीं है, लेस देन और इक्वल टू 7 है, तो लिखा जाएगा C इज अ सेट ऑफ, रोस्टर फॉर्म में 1, 2, 3, 4, 5, 6 और यहाँ पे 7 भी हो जाएगा क्योंकि यहाँ कंडीशन था लेस देन 7 और इक्वल टू 7, लेस देन 7 और इक्वल टू 7। तो यहाँ पे 1 से लेके 7 तक सारा का सारा डेटा हो जाएगा। अभी एग्जांपल 4, D इज अ सेट ऑफ ऑल होल नंबर्स। D सारे होल नंबर्स हैं, मोर देन 3 एंड लेस देन और इक्वल टू 7। 6 कर लीजिए या 8 कर लीजिए। क्या है इस बार कि D एक सेट है, वेल डिफाइंड कलेक्शन है ये होल नंबर्स का, और होल नंबर तो 0 से लेके इनफिनाइट तक होता है ना। यहाँ पे कंडीशन दिया गया है कि मोर देन 3 से अधिक हो, तो 3 से अधिक 3 लिखेंगे? नहीं लिखेंगे, 4 से लिखेंगे। 3 से बड़ा 3 नहीं है, इसलिए 4 से लिखेंगे। 4, 5, 6, 7 तक लिखते हैं। यदि केवल लेस देन 8 होता या इक्वल टू 8 होता, लेस देन 8 है तो यहाँ पे हम लोग 7 ही लिखते, बट यहाँ पे लिखा हुआ है लेस देन और इक्वल टू 8, तो इक्वल टू 8 में आपका 8 भी आ जाएगा। तो जो सेट D सेट है ना, उसमें 4, 5, 6, 7, 8 ये चारों आया। कुछ और एग्जांपल लिया जा सकता है, पर अभी थोड़ा आपके स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं, और जब नोट्स बनाएंगे आप तो रोस्टर फॉर्म लिखने के बाद एग्जांपल 1, एग्जांपल 2, फिर एग्जांपल 3 और तब 4 आप स्क्रीनशॉट ले लें। स्क्रीनशॉट लेने के बाद आप इसे, मैं इसे बोर्ड मिटा देता हूँ और फिर और एग्जांपल लिया जाएगा। स्क्रीनशॉट ले लें आप। अभी तक आपने 4 एग्जांपल लिखा है A B C D। अभी अगला और बोर्ड को अभी बोर्ड पे रब कर दिया गया है।
अगला एग्जाम्पल मान लें ई लिखते हैं, 1 2 3 4 5, पांचवा एग्जाम्पल ये है कि ई इज द सेट ऑफ ऑल द फैक्टर्स ऑफ 24। तो 24 का सारा फैक्टर क्या क्या होगा, तो E इज अ सेट ऑफ, तो आप लिख सकते हैं 1 2 3, 3 से भी 24 डिवाइड हो जाता है तो 3 भी होगा, 4 6 या 24 तो 4 भी होगा, 6, उसके बाद आप 8 लिख सकते हैं और फिर 12 और फिर 24 खुद। तो ये सारा फैक्टर्स है 24 का, 1 2 3 4 6 8 12 24, ये सारा फैक्टर्स है 24 का। तो आप लिख सकते हैं ये कि ये भी अब रोस्टर मेथड में हुआ, क्योंकि यहाँ पे कर्ली ब्रैकेट यानी कि ब्रेसेस के अंदर लिखा हुआ है और कॉमा साइन से सेपरेट किया हुआ है, ठीक है। और भी एग्जांपल हो सकता है, एग्जांपल 6 ले सकते हैं आप, इसमें जो भी आपके मन में है वो जो भी अभी आप भी सोच सकते हैं थोड़ा रुक के, अगर आपके मन में कुछ चल रहा है तो वो भी सोच ले सकते हैं। तो ये अभी जैसे कि आप भी जानते होंगे आप प्राइम नंबर क्या होता है, आप लोग को याद है ना प्राइम नंबर क्या होता है, प्राइम नंबर। तो एक एग्जांपल हो सकता है कि f इज द सेट ऑफ ऑल प्राइम नंबर्स, लेस देन 20। तो f इज इक्वल टू जो प्राइम नंबर है 1 तो नहीं होता है, 1 इज नाइदर प्राइम नॉट कंपोजिट नंबर, तो 2 प्राइम नंबर है, 3 प्राइम नंबर है, फिर 5 प्राइम नंबर है, इससे बड़ा प्राइम नंबर 7, फिर 8 9 10 होता नहीं, 11, फिर 13, फिर 14 और 15 नहीं है, 16 भी नहीं है, 17 और फिर 19, 20 से कम इतने प्राइम नंबर, ये एक सेट हो गया। तो आप समझ गए हैं कि हम लोग सेट बिल्डर में किस प्रकार से आप समझ गए हैं कि हम लोग रोस्टर फॉर्म में किस प्रकार से सेट को डिस्क्राइब कर सकते हैं। अब आपको सीखना है कि सेट बिल्डर में कैसे डिस्क्राइब करेंगे। तो सेट बिल्डर मेथड में सबसे पहले आप सेट इसको आप नोट कर लें, स्क्रीनशॉट लें या पॉज करके नोट कर लें। अब मैं इसे इरेज किया जा रहा है और अब इसके बाद आपको सेट बिल्डर मेथड का या सेट बिल्डर फॉर्म का डेफिनेशन लिखने के बाद आपको बताया जाएगा कि कैसे उसको डिफाइन करें, कैसे लिखेंगे। तो ये है सेट बिल्डर फॉर्म, तो लिखें मेरे साथ, इन दिस मेथड, इस मेथड में we take a variable, हम लोग एक वेरिएबल लेते हैं, we take a variable and then we put the colon sign और स्लैश, कॉलन साइन या स्लैश देते हैं and then we write all the properties and then we write all the properties जो भी दिया गया होता है। पहले क्या करते हैं हम लोग इस मेथड में, इस मेथड में हम लोग सबसे पहले एक वेरिएबल लेते हैं, वो वेरिएबल आप x y z ले सकते हैं स्मॉल लेटर में, और तब हम लोग एक कॉलन साइन पुट करते हैं या स्लैश देते हैं और उसके बाद वी राइट ऑल दी प्रॉपर्टीज which satisfy the गिवन कंडीशन, जो कि दिए गए कंडीशन को संतुष्ट करता हो, वो सारा प्रॉपर्टी लिखते हैं। तो इसके लिए हम अभी समझा देंगे आपको, जैसे एग्जांपल 1, एग्जांपल देखेंगे तो आपको समझ में आएगा। ये एग्जांपल 1 लिखा हुआ है A इज द सेट ऑफ all natural number less than 7। इसको कैसे लिखते हैं वो देखिए, सेट बिल्डर फॉर्म में A इज अ सेट ऑफ,
In this method we take a variable and then we put the colon sign or slash and then we write all the properties which satisfy the given condition in braces, और ब्रेसेज देना होता है यहाँ पे भी ब्रेसेज के अंदर लिखते हैं। तो अभी हम एक सेट है इसको ब्रेस यहाँ पे देना शुरू यहाँ स्टार्ट किए, कर्ली ब्रैकेट स्टार्ट किए और हम क्या लिखेंगे, वी इन दिस मेथड वी टेक अ वेरिएबल x, एक वेरिएबल x और तब पुट करते हैं कॉलन साइन या स्लैश देते हैं यहाँ पे और इसके बाद हम लोग सारा प्रॉपर्टी लिखते हैं जो इसको सेटिस्फाई करता है दिए गए कंडीशन को। तो a इज अ सेट ऑफ ऑल x सच दैट x belongs to natural number and x is less than 7। ये तरीका है। देखिए इसको पढ़ते क्या है, इसको पढ़ते कैसे वो दिखेगा, a इसको क्या पढ़ते हैं, a is इक्वल के लिए पढ़ते इज और जो कर्ली ब्रैकेट जहाँ स्टार्ट होता है वहां पढ़ते हैं a set of a is a set of x को हम लोग यहाँ पे पढ़ते हैं all x, a is ये a set of all x, a is a set of all x। इस कॉलम को पढ़ते हैं सच दैट, कॉलम क्या पढ़ते हैं, कॉलम को सच दैट या स्लैश होता तो भी क्या पढ़ेंगे सच दैट। तो a इज अ सेट ऑफ ऑल x सच दैट बाकी तो सेम टू सेम पढ़ लेंगे, x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर एंड x इज लेस देन 7। ये तरीका पढ़ने का। इसी को एग्जांपल 1 को हम लोग और ऐसे लिख सकते हैं, a इज अ सेट ऑफ ऑल x और सच दैट में कॉलन साइन की जगह पर हम लोग एक स्लैश देंगे ऐसा और x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर एंड x इज लेस देन 7 भी लिख सकते हैं। पढ़ेंगे सेम, a इज अ सेट ऑफ ऑल x सच दैट x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर एंड x इज लेस देन 7। ध्यान रहे ये हमारा सेट बिल्डर है, यानी कि अगर इसी को आपको रोस्टर फॉर्म में लिखना हुआ तो 1 2 3 4 5 6 लिख सकते हैं हम लोग। ये हमारा जो फॉर्म है वो रोस्टर फॉर्म है, ठीक है, ये रोस्टर फॉर्म है। और भी एग्जांपल ले सकते हैं हम लोग, एग्जांपल 2 ले लेते हैं, b इज अ सेट ऑफ, एग्जांपल 2 ये 1 था, b इज अ set of all whole numbers more than 3 but less than or equal to 8। तो कैसे लिखेंगे इसको लोग, b इज अ सेट ऑफ और यहाँ पे x के बदले में y भी लिख सकते हैं, पर जब तक x हो जिंदा तब तक हम लोग x ही लिखते हैं, x है तो x लिखते हैं, बट y भी लिख सकते हैं, z भी लिखा जा सकता है और भी कुछ और भी लिखा जा सकता है। तो b सेट ऑफ ऑल x such that x belongs to what whole number and x is greater than 3 but less than or equal to 8। ये एक तरीका हुआ लिखने का। आप इसे स्क्रीनशॉट लें, मैं बोर्ड को इरेज करके फिर से इस पे अगला एग्जाम्पल दूंगा अभी। और अभी आप बोर्ड पे आप देख रहे होंगे कि बोर्ड को रब करके उसके बाद उस पर क्वेश्चन कुछ दिया गया है और उसमें लिखा गया है, क्योंकि अभी आप सेट बिल्डर फॉर्म बनाना सीख रहे हैं और कुछ क्वेश्चन लिखा गया बोर्ड पे, आपको दिख रहा है बोर्ड पे क्वेश्चन, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। और लिखा गया है राइट द गिवन सेट्स इन सेट बिल्डर फॉर्म। ये जो सेट दिया गया पहले से रोस्टर फॉर्म में है, क्योंकि हम जानते हैं कि रोस्टर फॉर्म में का डेफिनेशन यही है कि वी लिस्ट ऑल द एलिमेंट्स एंड इन ब्रेसेस एंड सेपरेटेड बाय कॉमा साइन। तो वो क्या हुआ ये, तो जितना भी a से लेके h तक 1 to 8 जितना सारा क्वेश्चन है सभी रोस्टर फॉर्म में है और इसको अभी सेट बिल्डर फॉर्म में हम लोग को कन्वर्ट करना है। तो देखिए पहला जो एग्जांपल है a सेट, इसको लिखा जा सकता है a इज अ सेट ऑफ ऑल x सच दैट x बिलोंग्स टू, तो 1 से लेके 7 1 2 3 4 5 6 7 क्या ये नेचुरल नंबर लिख सकते हैं, x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर एंड x इज लेस देन 8। कोई चाहे तो इसको ये भी लिख सकता था और यहाँ पर लिख दे रहे हैं, और ये भी लिख सकता था कि x बिलोंग्स टू ऐसे x इज अ सेट ऑफ a is a set of all x such that x belongs to natural number and
x इज लेस देन और इक्वल टू 7, तो या तो ये दोनों ही लिखने पे वो 7 तक आ जाएगा। ये कह रहा है 8 से कम, तो यही होगा। ये कह रहा है 7 से कम या उससे बराबर, तो ये 7 को तो इंक्लूड कर ही ले रहा है। तो ये लिखा जा सकता है जब ऐसा इसको जब कन्वर्ट करना हुआ सेट बिल्डर में, तो इस रोस्टर को अगर सेट बिल्डर में कन्वर्ट करना हुआ तो ये लिखा जा सकता है। ये क्वेश्चन 1 का आंसर है। क्वेश्चन 2 में लिखा हुआ है B इज अ सेट ऑफ 1 2 4 7 14 और 28। अब ये तो नेचुरल दिख रहा था, अगर इसको बोल दे नेचुरल नंबर तो 1 के बाद 2 उसमें 3 भी आ जाएगा। अगर कोई ये लिख दे B इज इक्वल सेट ऑफ ऑल x बिलोंग्स टू नेचुरल, तो इस नेचुरल में तो 1 के बाद 2 आया, 2 के बाद 3 भी आ गया ना, लेकिन 3 है नहीं इसमें, तो कुछ खास नंबर है, थोड़ा ध्यान देंगे तो मिल जाएगा। 1 2 4 7 14 और 28, ये सब जितने हैं वो सारे के सारे 28 के फैक्टर्स हैं, और इसमें एक भी फैक्टर ऐसा नहीं है जो छूट रहा हो। तो देखिएगा 1 के बाद का जो फैक्टर होता है वो 2 होता है 28 का, फिर 4 होता है, और 4 के बाद सीधा 7 होता है। इसके बीच में 5 और 6 28 का फैक्टर नहीं होता है। 7 के बाद 8 9 10 11 12 13 किसी से भी 28 नहीं कटता है, अतः फैक्टर नहीं है वो। 14 ही उसका फैक्टर है 13 के बाद, और 14 के जस्ट बाद जो अगला फैक्टर है वो 28 का, वो खुद 28 है। इसका मतलब कि सारा का सारा जो 28 का ही फैक्टर है और एक भी फैक्टर इसमें छूटा हुआ नहीं है। तो x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर एंड x इज फैक्टर ऑफ 28। ये तरीका लिखने का इसका। क्वेश्चन 3 देखिए, C इज अ सेट ऑफ 2 4 8 16 32, एक ऑर्डर में है। ये अगर 2 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 मिलेगा, 2 को 2 से करेंगे तो 4 मिलेगा, और 2 क्यूब करेंगे यानी कि 2 स्क्वायर, 2 क्यूब करेंगे तो 8 होगा, 2 टू द पावर 4, यानी कुछ इस प्रकार से ये C जो है ना इस प्रकार से 2 टू द पावर 1 2 स्क्वायर 2 क्यूब 2 टू द पावर 4 और 2 टू द पावर 5। ये अभी रोस्टर फॉर्म में ही है, कॉमन साइन है सारा का सारा, अभी रोस्टर फॉर्म में ही है। इसको बस आपको समझाने के लिए लिखा गया है। इसको लिखा जा सकता है ऐसे, C is a set of all x such that x is equal to 2 to the power n। C is a set of all x, कैसा भाई x? x इस प्रकार से है कि सभी x जो है इसका सारा x, इसको बोला गया एलिमेंट को, सारा x जो है वो 2 to the power n है। तो 2 to the power n से अब इसको घेर दे तो भी ये कंप्लीट नहीं हुआ। लिखा था डेफिनेशन में कि वो सारे प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करना चाहिए। n क्या है देखिए, एंड n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। n क्या है? नेचुरल नंबर। और अगर आपको लगता है कि अब जाकर कंप्लीट हुआ तो भी आप गलत हैं, क्योंकि अगर नेचुरल नंबर है n तो नेचुरल नंबर 1 से शुरू होके 2 3 4 5 और ये इनफिनाइट तक जाता है। तो अगर यहाँ कॉमा देख के डॉट डॉट होता इस क्वेश्चन में ही तो ये चलता x n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, पर ये यहाँ स्टॉप है, 5 से आगे 6 नहीं है, मतलब 2 पे पावर 6 इसका एलिमेंट नहीं है। तो हम भी यहाँ पे रोकना पड़ेगा। कैसे देना रोकना पड़ेगा कि जो कैपिटल n है, और जो कैपिटल n है वो कहाँ से कहाँ है, x जो n, ये जो n है वो कहाँ से कहाँ है, तो n बिलोंग कर रहा है कहाँ से कहाँ, 1 भी लिख सकते हैं कि 1 से बड़ा है और 5 के बराबर है या उससे छोटा है। ये 1 से जो ग्रेटर और इक्वल लिखे नहीं भी लिखते तो भी चलता काम, क्योंकि n यहाँ पे नेचुरल नंबर दे दिया गया था, लेकिन यहाँ पे स्पष्ट कर दिया गया n बिलोंग करता है 1 से लेके 5 तक। तो ये हुआ तीसरा का आंसर। नंबर 4 का आंसर देखिए, आप यहाँ देख सकते हैं कि 0 2 4 6 इधर -2 -4 -6 स्टॉप, यहाँ भी राइट में स्टॉप। तो ये डी जो है ना वो इस प्रकार से है, देखिए तो 2 into 1 2 2 into 2 4 2 into 3 6 2 into 0 2 into -1 2 into -2 और यहाँ आप कह सकते हैं 2 into -3, कुछ इस प्रकार से है ये। तो अभी 2 2 2 सभी में है, यानी कि कह सकते हैं ये अगर हम इस ये जो 0 1 2 3 -1 -2 -3 से जो मल्टीप्लाई हुआ है, अगर बोल दें कि D इज अ सेट ऑफ ऑल x, इस प्रकार से कि x इक्वल 2 पे पावर n, जहाँ पे n जो है वो क्या है, नेचुरल नंबर है। n क्या है? नेचुरल नंबर है, और कहाँ से कहाँ तक है, -3। n नेचुरल नंबर यहाँ पर आप नहीं बोल सकते हैं, क्योंकि 1 2 3 नेचुरल तो है पर 0 नेचुरल नहीं है। तो यहाँ पे आपको आप होल नंबर भी नहीं बोल सकते। अगर सिर्फ 0 से लेके यहाँ तक का होता
यहाँ से यहाँ, तो आप होल नंबर बोल लेते हैं, पर ये -1 -2 -3 भी आना चाहिए। तो -1 -2 -3 के लिए आपको लिखना पड़ेगा n बिलोंग्स टू इंटीजर, एंड वो इंटीजर कहाँ से कहाँ होगा, -3 से लेके 3 तक, यानी कि एक बार n 0 होगा, एक बार n 1 होगा, एक बार 2, एक बार 3, एक बार n जो है वो -1 होगा, एक बार -2, एक बार -3। ये होगा कंप्लीट आपका 4 नंबर। 5 जो भी यहाँ पे 5 कहाँ गया, 5 यहाँ पे है। जो 5 क्वेश्चन है वो कैसे बनेगा, 3, 6, 9, 12, 15 और 18। आप देख रहे हैं 3 का मल्टीपल है, आप लिख सकते हैं E is a set of all x such that x equal to 3n, n belongs to natural number and n less than equal to 6। चाहे तो यहाँ पे ग्रेटर इक्वल 1 लगा सकते हैं, पर जानते हैं नेचुरल 1 शुरू होता है, तो n लेस देन इक्वल टू 6 मतलब 6 से कम है या 6 के बराबर है। देख लीजिए, एक बार n 1 लीजिए, क्योंकि 6 से कम बराबर में 1 लीजिए, तो 3 1 जा 3, एक बार 2 लेंगे, 3 2 जा 6, 3 लेंगे, 3 3 जा 9, 4 लेंगे, 3 4 जा 12, 5 लेंगे, 3 5 जा 15 और लास्ट 6 लेंगे, 3 6 जा 18। सारा का सारा एलिमेंट जो है ये सैटिस्फाई किया। तो ये हम लोग सीखे अभी 5 क्वेश्चन तक। 6 में देखिए एक पैटर्न फॉलो हो रहा है, आप लिख सकते हैं, यहाँ 1 है, नीचे 2, फिर यहाँ 2 3 3 4 4 5 1 और 2, यानी कि अगर ये n है तो ये n प्लस 1, और ये ये n है तो फिर n प्लस 1, अगर ये n है तो n प्लस 1। मतलब क्या कि ये जो f है वो सेट है सारे x का, इस प्रकार से x इक्वल टू n बाई n प्लस 1, ऊपर से नीचे एक जाता है। और अब n कहाँ से कहाँ हुआ, n क्या है, तो n नेचुरल नंबर है। n किसे बोला गया, पहले इससे बोला गया, n क्या है, नेचुरल नंबर है। और n कहाँ से कहाँ है, n 1 से तो बड़ा है, बराबर है, तभी तो यहाँ 1 थ्रू है। और कहाँ तक गया है, 8 तक। देखिए 9 मत बोलिएगा, क्योंकि 8 तक है, तो 8 n है ये, तो n प्लस 1, 8 प्लस 1 9। तो ये आपका n जो है वो 1 से लेके 8 के बीच तक का है। तो फाइनली आप देख रहे हैं कि आप इसे लिखना सीख गए हैं। क्वेश्चन 6 हो गया। क्वेश्चन 7 में बात करते हैं। अब आइडिया आपको थोड़ा पता चल रहा होगा, अगर नहीं समझ में आएगा तो आप दोबारा वीडियो को चला कर देख लेंगे। जी लिखा हुआ है 1 3 5 7 9 11 टू इंफिनिटी, तो आप समझ सकते हैं कि जी जो है वो कुछ नहीं है, ऑड नंबर है। तो जी इज अ सेट ऑफ ऑल एक्स सच दैट एक्स इज एन ऑड नंबर। एक्स जो है वो क्या है, ऑड नंबर है। और क्वेश्चन नंबर 8 एच इज अ सेट ऑफ ऑल एक्स सच दैट 1 4 9 16 25 36 टू इंफिनिटी। आप समझ सकते हैं क्या, ये पहला जो है ये 1 का स्क्वायर, ये 2 का स्क्वायर, ये 3 का स्क्वायर, ये 4 का स्क्वायर, ये 5 का स्क्वायर। तो x है such that x इक्वल टू n स्क्वायर, और n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर एंड n कहाँ से कहाँ, तो नेचुरल नंबर 1 शुरू होता है और कहाँ तक है, इनफिनाइट तक है। इनफिनाइट तक है तो कोई बाउंड्री नहीं है, x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। और ये आपका पूरा हो गया सेट बिल्डर। तो अभी आपसे उम्मीद है कि आप समझे होंगे इसको। वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा अभी, आप इसलिए यहीं पर रोका जाए इसको। और ये आप पहला एक्सरसाइज बना सकते हैं किसी बुक का 11th का, चाहे वो आर डी शर्मा हो, आर एस अग्रवाल हो, एनसीईआरटी हो, पहला एक्सरसाइज आप बना सकते हैं। आप बनाएंगे, अगला वीडियो आपका कल अपलोड किया जाएगा ताकि आप सेट 3 का आगे पढ़ाई कर सकें। और अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो आप कमेंट कीजिएगा इस पर कि आपको समझ में आया कि नहीं, या क्या कमी रह गया है। और आपके कमेंट से आइडिया मिलेगा कि मेरे को इस पे आगे वीडियो कितने दिन पे और कितना जल्दी बनाना है। तो ठीक है, फिलहाल तो मैं कल वीडियो डालूंगा इस पे, पर अगर आपको ज़्यादा रिक्वायरमेंट हो या आपको समझ में आ रहा हो तो आपके कमेंट के हिसाब से मैं वीडियो बनाऊंगा यहाँ पे। धन्यवाद, मिलते हैं फिर।